वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है या रेडॉन है। ये सभी कैसे तत्व हैं? ये सभी हमारे अक्रिय तत्व हैं और इन्हें ग्रुप कितना में रखा गया है? ग्रुप 18 में रखा गया है। ग्रुप 18 के तत्व को ही क्या बोलते हैं? समूह के तत्व हम लोग बोलते हैं। तो प्रश्न में हमारा कह रहा था कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक हमारा अकेरिय तत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। देख लेते हैं कि जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक फार्मूला हमारा होता है H2O, यानी H2O है जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होते हैं। इसलिए हमारा रेशियो बना 2:1 का, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में हम लोग को कितने आवर्त हैं? तो इसमें आवर्त की संख्या 7 होगा। इसको देखिए डिटेल से समझते हैं। देखिए हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें क्या है, बायां से दायां, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है? 18 होता है। जिसकी संख्या कितना होता है? 18 होता है। जैसे देखिए ये हमारा पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया, ये 12वां वर्ग हो गया, ये 13वां वर्ग हो गया और ये हमारा 18 वर्ग हो गया। इस प्रकार हमारा कितना है? कुल वर्गों की संख्या कुल कितना है? 18 है। फिर है कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसकी संख्या कुल कितना है? हमारा 7 है। तो ये हमारा पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया, ये हमारा 5वां आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त है, ये हमारा 7वां आवर्त हो गया। अब देख लेते हैं कि क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतार को इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं। तो क्षैतिज कतार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसकी संख्या कुल कितना है? 7 है। तो इस प्रकार से हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पहला आवर्त। तो ये पहला क्षैतिज कतार हो गया। फिर हमारा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या हम लोग बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसी को हम लोग समूह बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ या लंबवत खड़े स्तंभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। क्षैतिज कतार या क्षैतिज पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, जिसका संख्या कुल कितना है? 7 है। ग्रुप पर समूह की संख्या कुल कितना है? 18 है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा था कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। तो आवर्तों की संख्या कुल कितना है? 7 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल लगाया गया है। इसमें क्या है? यही ग्रुप हम बताएं कि यानी 1 से लेकर यही क्या है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप है। तो इसी को पीरियड है, यानी ऊपर से नीचे दिखाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अब इससे देखिए बहुत सारा हम क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। तो पहला आवर्त में हमारा तत्वों की संख्या 2 है। पूछ देगा कि दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। तो हम लोग बताएंगे 8 है। तीसरा आवर्त में पूछेगा तो इसमें हम लोग कितना बताएंगे? 8 बताएंगे। फिर हमारा चौथा आवर्त में पूछेगा तो इसमें कितना बताना है? 18 बताना है। फिर 5वां में पूछेगा तो इसमें कितना बताना है? 18 बताना है। फिर छठा आवर्त में पूछेगा तो हमको कितना बताना है? 32 बताना है। और 7वां में कितना बताना है? 32 बताना है। अब देखिए छठा और 7वां में 32 तत्व कैसे हुए। तो देखिए यहाँ पर रखा गया लेंथेनाइड को और यहाँ पे रखा गया है एक्टेनाइड को। तो लेंथेनाइड के अंतर्गत कुल कितने तत्व हैं? यहाँ 15 तत्व है। एक्टेनाइड के भी अंतर्गत कितने तत्व हैं? 15 तत्व हैं। यानी लेंथेनाइड को हटाकर यदि इसमें हम छठा आवर्त में देखें तो हमारा कुल 17 तत्व हैं और फिर लेंथेनाइड के हमारा 15 तत्व, तो टोटल कितना तत्व हुए? 32 तत्व। उसी प्रकार 7वां आवर्त में भी 17 तत्व और 15 तत्व एक्टेनाइड के मिलकर के कितना हुए? 32 तत्व हुए। अब देखिए 2025 के एनुअल एग्जाम में पूछा था कि ग्रुप 3 में कुल कितने तत्व हैं। तो ग्रुप 3 में हमारा देख लेते हैं कि देखिए ग्रुप 3 में क्या है? पहला तत्व ए हो गया, ये दूसरा तत्व हुआ, इसमें लेंथेनाइड रखा हुआ है, एक्टेनाइड। 2 तत्व हमारा इधर हुआ, तो 2 तत्व प्लस लेंथेनाइड का 32 तत्व, लेंथेनाइड का 15 तत्व और एक्टेनाइड का 15 तत्व, यानी तीनों मिलकर कितना हुआ? 15 15 30, 30 और 2 हमारा कितना हुआ? 32। यानी ग्रुप 3 में कुल कितने तत्व रखे हुए हैं? 32 तत्व रखे हुए हैं।
तो अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सिलिका एक क्या है। तो देखिए, जैसे सिलिका एक हमारा उपधातु है। अब देख लेते हैं कि उपधातु कौन कौन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है कि ब्राउन है, तो ब्राउन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है। ये सभी हमारे क्या है, उपधातु हैं। देखिए जैसे उपधातु को हम लोग जिग जैग लाइन पर पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है, जैसे ब्राउन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम को रखा गया। ये सभी क्या है, उपधातु, यानी पहले किसको रखा गया है, धातु को रखा गया है, फिर रखा गया है हमारा उप धातु को रखा गया है, और फिर हमारा किसको रखा गया है, अधातु को रखा गया है। यानी उप धातु उसे बोलते हैं जिसमें धातु और अधातु का गुण पाया जाता है। तो देखिए सिलिका एक क्या है, तो सिलिका एक क्या है, हमारा उपधातु। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी हमारा क्या है, ये भी हमारा उपधातु के श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल है, इससे भी हम समझते हैं हमारा क्या है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर किसको रखा गया है, बाईं ओर धातु को रखा गया है। यह हमारा क्या हुआ है, दाईं ओर, तो दाईं ओर किसको रखा गया है, अधातु को रखा गया है। यह है कि धातु अधातु के बीच में, जैसे ब्राउन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फिर यही हमारा टेल्यूरियम हो गया। ये सभी हमारे उपधातु हैं। तो इसको कहाँ रखा गया है, धातु और अधातु के बीच में रखा गया है। और नीचे हमारा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इसको भी हम लोग धातु के अंतर्गत ही कंसीडर करते हैं। अब देखिए इससे भी हम बहुत सारा, ये भी पीरियोडिक टेबल से ही है, इससे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा यहाँ दिया हुआ है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का मतलब होता है क्षारीय धातु, इसका मतलब होता है क्षारीय धातु। तो इस समझ लेते हैं कि क्षारीय धातु कहते किसे हैं। तो पूछेगा कि ग्रुप वन का, क्या पूछेगा, ग्रुप वन के तत्व को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर है कि ग्रुप दो के तत्व, ग्रुप दो के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, जिसके अंतर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। इसका होता है बेरिलियम और इसका होता है बेरियम। ये हमारा रेडियम। फिर हमारा, तो इसके अंतर्गत रखा गया है क्षारीय मृदा धातु ग्रुप दो के अंतर्गत। फिर हमारा ग्रुप 3 से 13, यानी ग्रुप 3 से 13 के बीच हमको रखे हैं संक्रमण तत्व, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, यानी संक्रमण धातु को रखा गया है। इसको संक्रमण धातु इस चलते बोलते हैं कि इसका क्या है, संयोजकता होता है जो परिवर्तनशील होता है। फिर हमारा ग्रुप 13 में, तो ग्रुप 13 में हमारा ब्राउन फैमिली को रखा गया है। ग्रुप हमारा 14 में कार्बन फैमिली को रखा गया है। ग्रुप 15 में हमारा नाइट्रोजन फैमिली को रखा गया है। ग्रुप 16 में हमारा ऑक्सीजन फैमिली को रखा गया है। ग्रुप 17 में हमारा किसको रखा गया है, हेलोजन। तो इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। फिर हमारा ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 के अंतर्गत हमारा नोबेल गैस रखा गया है। इसी को हम लोग शून्य समूह के तत्व भी बोलते हैं, यानी इसी को अकेरिय गैस। तो इसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। अब देख लेते हैं कि लेंथेनाइड। तो जैसे लेंथेनाइड जो मेटल है, लेंथेनाइड धातु को यानी परमाणु संख्या 57 से परमाणु संख्या 71 के बीच रखा गया है। इसके अंतर्गत कुल कितने तत्व हैं, 15 तत्व हैं। एक्टेनाइड को हम लोग 89 से 103 के बीच रखे हुए हैं। तो इसका के अंतर्गत भी कितने तत्व हैं, 15 तत्व हैं। अब देख लेते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। फिर है कि डी ब्लॉक। तो देखिए डी ब्लॉक हो गया, यानी ग्रुप 3 से 12 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्रुप 13 से 18 के बीच के तत्व को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। फिर है लेंथेनाइड, एक्टेनाइड वाले तत्व को कहाँ किस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं, तो इसको हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो यहाँ इतना याद रखिएगा, इतना प्रश्न इससे बन सकता है। अब देखिए जो यह बोले कि वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। इसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। फिर देखिए वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए यहाँ पे है बी, तो बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। फिर हम लोग पढ़े कि ग्रुप वर्ग 3 से या ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के तत्व को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। फिर हमारा क्या है, वर्ग 13 को ब्राउन फैमिली बोले थे। तो ब्राउन फैमिली में होता है ब्राउन,
एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। फिर हमारा वर्ग 14 के तत्व को पढ़े, इसके अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आता है। फिर हम लोग पढ़े वर्ग 15 के तत्व, तो इसके अंतर्गत इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आता है। फिर हम लोग पढ़े वर्ग 16, तो वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन फैमिली बोले, तो जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम आता है। फिर हम लोग हेलोजन देखें तो ये वर्ग 17 के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आता है। फिर हम लोग उत्कृष्ट गैस या आखिरी गैस जो हमारा वर्ग 18 में रखा हुआ है, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो देख लेते, कीटोन का हमारा क्या होता है, कीटोन का हमारा CO होता है, एल्डिहाइड का हमारा CHO होता है, अल्कोहल का हमारा क्या होता है OH। तो यहाँ पर दिया हुआ था OH, तो OH किसका होता है, अल्कोहल का, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्रियाशील मूलक जितना भी हम लोग को बुक में दिया हुआ है सारा एक जगह हम देख लेते हैं। देखिए OH है तो अल्कोहल का हमारा क्या होता है OH होता है, एल्डिहाइड का हमारा क्या होता है CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा क्या होता है COOH होता है, एस्टर का हमारा COOR होता है, एमीन का हमारा NH2 होता है, कीटोन या कार्बोनिल समूह इसका क्या होता है CO होता है, ईथर का हमारा क्या होता है O होता है। तो सारा याद रखिएगा, एक प्रश्न इससे निश्चित ही एग्जाम में बनेगा। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो संतुलन बना रहता है ऑक्सीजन का, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। आइए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे देखिए पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया में है इसमें स्वापोषी माने वायुमंडल के, यानी वायुमंडल से क्या करेगा CO2 और क्या है H2O को ग्रहण करके, यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। ऐसी है कि जल का जो विघटन होगा इसी से हमको क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। अब वायुमंडल में इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या करेंगे, जीव जंतु करेंगे श्वसन की क्रिया के दौरान। इस क्रिया के दौरान क्या बनेगा, श्वसन क्रिया के दौरान हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में जाएगा, इसका उपयोग कौन करेगा, पेड़ पौधा हमारा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में करेगा। फिर हमारा कौन क्या चीज बना कर देगा, फिर हमें ऑक्सीजन बना कर देगा। फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगा, यानी वायुमंडल में जाएगा, और इसका जीव जंतु क्या करेंगे, श्वसन क्रिया में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना कर देंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या है, प्रकृति में हमारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो देखिए एक होता है हमारा ATP, तो इसको बोलते हैं एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। एक हमारा होता है ADP, तो एडोनेसिन डाइफॉस्फेट। डाई माने क्या होता है, फास्फोरस की संख्या 2 हो गया, ट्राई माने फास्फोरस की संख्या इसमें क्या होगा 3 हो गया। और यदि इसे ट्राई माने 3 से 1 निकल जाएगा, एक फास्फोरस निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा एडोनेसिन डाइफॉस्फेट। यदि इसी में एक फॉस्फेट जुट गया तो हमारा बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ न कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है, जो हमारा कितना होता है 30.5 किलो जूल पर मोल होता है, या इसी को हम लोग कैलोरी में 7300 कैलोरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में हमारा 4 कोष्ठक होते हैं। पहला है जो हमारा क्या है बायां कोष्ठक। तो बायां कोष्ठक के अंतर्गत क्या आता है, हमारा बायां कोष्ठक के अंतर्गत हमारा बायां अलिंद और हमारा क्या आता है बायां निलय आता है। फिर जैसे देखिए दायां कोष्ठक है, तो दायां कोष्ठक के अंतर्गत हमारा कौन आता है, दायां अलिंद और दायां निलय होता है। अब देखिए यही पूछता है कि जो हमारा शरीर में ब्लड का पंप कर रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड पंप करने का काम कौन कर रहा है, यही नीलय के सिकुड़ने से। तो पूछेगा कि बायां नीलय, तो बायां नीलय है जो हमारा क्या है कि ब्लड को पूरा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, यानी ब्लड का पंप करने का काम कौन करता है, बायां नीलय करता है। यही यही है कि यही पूछता है कि दायां नीलय, तो दायां नीलय है जो ब्लड को कहाँ भेजता है, ये हमारा फेफड़ा में भेजता है। तो देखिए यहाँ पे कौन वाला आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा।
यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है। देखिए प्रकुंचन दाब इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, तो ये हमारा 120 mmHg हो जाता है, इससे ए सही होगा। अब इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। जैसे देखिए सिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं प्रकुंचन दाब। इसमें क्या है कि नीले सिकुड़ रहा होता है, जब नीले सिकुड़ेगा तो हृदय से क्या होगा, रक्त बाहर निकलेगा, रक्त बाहर हमारा शरीर के विभिन्न हिस्सा में जाएगा, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा यानी जो ब्लड को पहुँचाना है शरीर के विभिन्न हिस्सा तक, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने के कारण तो ये प्रेशर कितना होता है 120 mmHg होता है। फिर हमारा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, इसी को हम लोग स्थिलन दाब बोलते हैं। तो इस समय नीले का क्या होगा, फैलाव होगा और रक्त है जो हृदय में वापस लौट रहा होगा, तो इस समय जब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, जो कितना होता है उसी को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसी का कितना होता है 80 mmHg होता है। अब यही है कि नॉर्मल, यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका जो बीपी होता है, जो सिस्टोलिक ऊपर सिस्टोलिक होता है, नीचे हमारा डायस्टोलिक होता है। माने किसी नॉर्मल व्यक्ति का जो प्रेशर होता है कितना होता है, बीपी 120/80 होता है, तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ऊपर वाला को सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कितना 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mmHg होता है। यदि किसी का लो बीपी है, तो लो बीपी का मतलब है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या था 180 था, तो हमारा वो कम गया, 120 से क्या होगा कम गया, 90 हो गया। और डायस्टोलिक भी हमारा क्या होगा 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 60, तो इसलिए उसको क्या होगा, लो बीपी होगा। हाई बीपी हो गया कि सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 ना होकर कितना हो रहा है 140, और डायस्टोलिक 80 ना होकर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 90, तो इसी को बोलेंगे हाई बीपी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, तो 120 mmHg होता है। इंग्लिश भी याद रखिएगा, एग्जाम में इंग्लिश ही दे देता है, नहीं प्रकुंचन दाब ना दे करके पूछ देगा सिस्टोलिक प्रेशर। फिगर से समझते हैं। देखिए इस समय क्या है कि यहाँ पे नीले में क्या होगा, सिकुड़ा होगा, तो जब नीले में सिकुड़ा हुआ तो यानी ब्लड का पंप होगा, तो ब्लड के शरीर के यानी सिस्टोलिक प्रेशर मैंने शरीर के विभिन्न हिस्सा में जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, शरीर के जैसे सर तक जा सकता है, हाथ तक जा सकता है, पैर तक जा सकता है, तो ब्लड क्या है कि शरीर के बहुत सारा मैंने पूरा हिस्सा में पहुँचाना है, तो इस समय जैसे क्या होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कितना होता है हमारा अधिक दाब होता है, और कितना होता है 120 mmHg होता है। अब हम लोग डायस्टोलिक समझ लेते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि रक्त है जो शरीर के विभिन्न हिस्सा से हृदय में वापस लौट रहा होता है, तो इस समय का प्रेशर क्या होता है कम होता है, तो जो दाब होता है जो कितना होता है 80 mmHg होता है। अब यही बताया कि 120/80 mmHg को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो बाष्पोत्सर्जन हमारा पत्ता से होता है। आइए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, पेड़ दिखाया गया है, तो पेड़ का ये हमारा क्या है, रूट है माने जड़ है, तो जड़ से H2O क्या करेगा, यानी कहाँ पहुँचेगा, तना में पहुँचेगा। यही तना में पहुँचेगा तो ऊपर क्या हो गया, तो कि तना से हमारा कहाँ पहुँचेगा, तना से पत्ती में पहुँचेगा। अब पत्ती से जल कहाँ निकलेगा, हमारा एटमॉस्फेयर में निकलेगा, यानी एटमॉस्फेयर में, तो पत्ती में पाया जाता है क्या, रंध्र पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र पाया जाता है। रंध्र को खुलना बंद करने का काम कौन करता है, हमारा स्टोमाटा, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल है। यदि ये हो गया खुल जाएगा तो इसी से क्या होगा, जल भी बाहर निकलेगा, इसी से हमारा क्या होगा O2 भी बाहर निकलेगा, इसी से हमारा वायुमंडल से में हमारा क्या होगा CO2 प्रवेश करेगा। यानी इस रंध्र या छिद्र को खुलने से ऑक्सीजन हाइड्रोजन माने जल है जो बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलेगा, और CO2 इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो यूज पेड़ पौधा करते हैं, जो मैंने पेड़ पौधा में प्रवेश करेगा। तो देखिए बाष्पोत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, मैंने जल के हानि किससे हो रहा है, ये तनी मैंने क्या हो रहा है, पत्ता से हो रहा है। पत्ता के कौन भाग से, स्टोमेटा भाग से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पत्ता है, तो पत्ता को क्या है माइक्रोस्कोप से दिखेगा, तो इसमें इस प्रकार से स्टोमाटा दिखेगा, तो स्टोमाटा के खुलने यानी जल इसमें जब क्या होगा, जल इसमें भर जाएगा तो इसका क्या होगा, फूल जाएगा, फूलने से इसमें स्टोमाटा के द्वार क्या हो जाता है, खुल जाता है, तो इसी से हमारा क्या है कि जल निकलेगा, तो इसको बाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। O2 निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। इसी के दौरान क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, O2 बाहर निकलता है और CO2 इसमें क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। देखिए स्टोमाटा है, यहाँ पे स्टोमाटा का खुलना और बंद करना कैसे होता है, तो जब इसमें जल क्या होगा, प्रवेश करेगा तो स्टोमाटा हमारा क्या होगा, खुल जाएगा, और जब इससे जल क्या होगा, निकल जाएगा तो स्टोमाटा हमारा बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से यानी रक्त से अपवहन क्रिया द्वारा पृथक करता था। किसको करता है, नाइट्रोजन को करता है। कि यदि मान लीजिए किसी कारण हमारा किडनी खराब हो गया तो ब्लड से क्या होगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे कि हमारे क्या है कि दो प्रकार के ब्लड वेसल पाए जाते हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है सीरा, एक होता है धमनी होता है। तो क्या होगा कि धमनी के माध्यम से हम क्या करेंगे, शरीर से रक्त को निकाल कर कहाँ भेजेंगे, डायलेजर, यानी डायलाइजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। यानी क्या करेंगे, कम तापमान पर डायलाइजर में भेजेंगे। यही डायलाइजर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अपने पास क्या करेगा, ऑब्जर्व करके ब्लड को मैंने शुद्ध करके कहाँ भेजेगा, पुनः इसको सीरा के माध्यम से शरीर के टेम्परेचर पर भेज दिया जाता है। तो किस अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है कृत्रिम वृक्क, तो हमारा नाइट्रोजन अपशिष्ट को करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है हमारा मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो ये भी याद रखिए, हाइड्रा हो या ईस्ट हो, ये सब में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। अब देखिए आप फिगर से समझते हैं किस प्रकार होता है। ये हमारा क्या है, 4 हाइड्रा दिखाया गया है। देखिए पहला फिगर है, तो पहला स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रा में थोड़ा थोड़ा बड निकलेगा, यही बड निकल करके क्या होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पर्शक निकलेंगे, तो इसी को हम टेंटिकल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्शक बोलते हैं। एक क्या होगा, धीरे धीरे विकास करके जनक कोशिका से हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे चौथा फिगर में दिखाया गया है, तो पहले हमारा कितना, 1 नंबर में था 1 हाइड्रा, और 4 नंबर में हमारा कितना हाइड्रा बन गया, ये 2 हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। जो म्यू का मान होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं, ये क्या होता है, साइन आई अपॉन आर होता है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए अवतल दर्पण में 6 प्रकार का फिगर बनता है, इसमें किस फिगर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये हमारा ए भी एक वस्तु है, इसको फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी पर को क्या बोल देते हैं, काल्पनिक, इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इसको काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम ये चीज़ होता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके क्या होता है, 7 प्रकार के रंगीन पट्टी में, यानी एक प्रकार का रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमारा ग्लास प्रिज्म है, यानी कांच का प्रिज्म है, जिससे क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बै जा नी ह पी नाला, यानी बस बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब यही पूछ लेते हैं, यदि मान लिया कि ये प्रिज्म था, यदि मान ली कि सोझा निकल जाता तो ऐसी तो क्या हो जाता, तो लेकिन यहाँ पे क्या रहा कि 7 रंगों में मुड़ गया है। तो देखिए इसी को बोलते हैं, मैंने इसी को देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन मुड़ा है, बैगनी मुड़ा है। सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, बैगनी का होगा। और सबसे कम कौन मुड़ा है, हमारा लाल मुड़ा है। तो सबसे कम झुकाव पूछेगा तो किसको बताएंगे हम लोग, लाल को। और सबसे ज़्यादा किसको बताएंगे, बैगनी को बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम झुकाव या कम विचलन स्पेक्ट्रम किस रंग का होता है, तो लाल का होता है।
अधिक झुकाव या अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है, कि जैसे कि फिगर से हमको अच्छा से क्लियर हो पा रहा है। देखिए अधिक तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो हमारा किसका होता है, लाल का होता है, और कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो हमारा बैगनी का होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है, तो बैगनी का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कम पूछेगा तो किसका होगा, कम झुकाव। कम झुकाव या विचलन पूछेगा तो किसका बताएंगे हम लोग, विचलन हम लोग बताएंगे लाल का, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए फ्यूज का बनावट हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि दो धातु के दोनों साइड कैप लगे रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के टोपी बोलते हैं। फिर एक कांच का आवरण होता है, इसीलिए इसको कांच का नली बोलते हैं। ऐसे में एक क्या होता है कि दोनों धातु को एक पतला तार से जोड़ा हुआ रहता है। तो सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का पतला तार होता है, यानी पीबी अपरस टीन का एसएन का मिश्र धातु होता है कि नहीं। इस प्रकार हमारा फ्यूज का बनावट होता है। ये जो फ्यूज है किसके प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो ओम के नियम हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। यदि इससे आर हम लोग निकालेंगे तो V अपॉन आई आएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सही हो रहा है, आर इक्वल टू V अपॉन आई, इसलिए सी हमारा सही हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओम का नियम इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर हम निकालेंगे तो V अपॉन आई होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमारा एसी डायनमो है कि डीसी डायनमो। तेरा में डायरेक्ट करेक्ट, मतलब डीसी भी हमारा देगा और एसी भी देगा, तो दोनों प्रकार का धारा उत्पन्न होता है, इसलिए क्या होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती धारा और हमारा दृष्ट धारा कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें ये हमारा क्या है, प्रतिवर्ती धारा है। आई हमारा किसका है, समय का ग्राफ, समय का एक्सिस है। आई हमारा किसका है, परिमाण है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा उसे बोलते हैं कि जिसका परिमाण समय के साथ क्या हो, बदल जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती धारा। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, और यदि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। फिर हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और फिर हमारा मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ, नेगेटिव में हो रहा है, और फिर हमारा जीरो हो रहा है, फिर हमारा मैक्सिमम। यानी समय के मतलब समय डिफरेंट, मतलब प्रत्येक का अलग अलग समय पर ये जो क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड यानी प्रतिवर्ती धारा का जो परिमाण है जो क्या है, बदल रहा है, कभी जीरो कभी मैक्सिमम, फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिष्ट धारा को समझते हैं। तो दिष्ट धारा का ये समय है, ये हमारा क्या है, परिमाण है। तो परिमाण इसका समय के साथ नहीं, जैसे कहीं पे किसी भी समय देख लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है जो हमारा क्या है, समान ही है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, माने डीसी करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो ये हमारा साफ जल में रहता है। देखिए अब मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहेंगे, तो गंदा जल में रहेंगे। देखिए नोट में है कि मलेरिया मच्छर यानी मादा एनोफ्लिज मच्छर तो रुके हुए पानी में पनपते हैं, जो साफ भी हो सकता है या गंदा भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसे जल में रहेंगे, साफ जल में रहेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है जो हमारा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बायोगैस ईंधन उसे बोलते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए लकड़ी हमारा पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, गोबर गैस भी क्या होता है, जीव जंतु के मल मूत्र से प्राप्त होता है। और फिर जैसे कोयला, तो कोयला भी क्या है कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष क्या है, किसी मान लेते हैं कि किसी जंगल में भूकंप आ गया, भूकंप आने के कारण वह जंगल क्या है, किसी कारणवश जमीन के अंदर दब गए, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया। यही बिलियन यानी 100 बिलियन वर्ष के बाद उसका निर्माण किस में हो गया, कोयला में हो गया। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा है जो बायो गैस ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जितना भी पढ़े हैं उसको हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पहला पढ़े थे कि हीलियम कैसा तत्व है, तकेरीय तत्व है। दूसरा हम लोग पढ़े कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। तीसरा हम लोग पढ़े कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं।
फिर देखें कि सिलिका एक क्या है, तो सिलिका हमारा एक प्रकार का उपधातु है। फिर एंटीमनी, एंटीमनी भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का उपधातु है। फिर हम लोग देखें कि OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का था। फिर हम देखें कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बन रहा था, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बन रहा था। फिर देखें कि पौधे के श्वसन क्रिया में ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त हो रहा था, 30.5 किलो जूल पर मोल हो रहा था। फिर देखें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक थे, तो 4 कोष्ठक थे। फिर हम लोग देखें मानव हृदय के औसत परकुंचन दाब लगभग कितना था, 120 mmHg। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यदि ये हमारा क्या बोलेगा, डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेगा, तो हमारा 80 mmHg हो जाएगा। फिर हमारा 10वां पढ़े कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से हो रहा था, पत्ती से हो रहा था। पत्ती में किसके खुलने से हो रहा था, यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से हो रहा था। फिर देखिए कृत्रिम वृक्क का काम कौन कर रहा था, डायलाइजर। ये हमारे रक्त से कौन से अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर रहा था, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर रहा था। देखिए हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा। यदि ईस्ट में पूछेगा तो इसमें भी हम लोग किसके द्वारा बताएंगे, मुकुलन द्वारा बताएंगे। किसी माध्यम का वर्तनाक में इक्वल टू क्या होता है, साइन I/R होता है। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। फिर देखिए दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का सबसे अधिक होगा। अब कम की बात करेगा तो किसका हो जाएगा, लाल का। लाल का जो झुकाव होता है, जो क्या होता है, कम होता है, यानी इसका डेल्टा विचलन कम होता है। फिर देखिए कह रहा था कि विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से हम लोग निकाले थे, R=V/I निकाले। फिर देखिए डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, तो डायनमो से हमारा दिष्ट या प्रतिवर्ती दोनों प्रकार के धारा प्राप्त होता है। फिर देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में थे, तो साफ जल में रहते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा तथा कोयला में कौन है जो बायोगैस ईंधन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा बायोगैस ईंधन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज पहला लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एक हमारा टोटल टारगेट है 64 डे में, यानी 2011 से लेकर 2025 तक पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस चैनल पे के माध्यम से ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, जल्द ही अगले वीडियो हम लेकर आएंगे।